अभी जिस तरह का माहौल है उसमें ये जो 2 चीज़ें हैं, कोल और पावर स्टॉक्स, काफ़ी लोगों का ध्यान इस पे जा रहा है। बोला इसलिए कि भई आप अगर कच्चे तेल को जहाँ-जहाँ रिप्लेस करेंगे, पेट्रोल डीज़ल को जहाँ-जहाँ रिप्लेस करना चाहेंगे, वहाँ पर फिर कोयले की ज़रूरत पड़ जाएगी और फिर कोयले को जला कर के आप बिजली बनाएँगे, उसी के ज़रिए आप रिप्लेस करेंगे उस पेट्रोल डीज़ल को। तो क्या ये 2 चीज़ें जो हैं, वो इस समय एक टैक्टिकल यहाँ पे कहानी बनती है इसमें? देखिए राजीव जी, पहला चीज़ तो ये मैं सीधा-सीधा बोल दूँ, इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड और पोटेंशियली क्रिटिसिज्म हो सकती है। ये थियरी को एकदम डिस्कार्ड कर दीजिए कि ये फॉसिल फ्यूल है, इसमें वो पेरिस क्लाइमेट डील है, दुनिया है, जो डील करता है वही तो सबसे ज़्यादा कार्बन जला रहा है। और यूएस क्या कहता है, ड्रिल, और जितना भी फॉसिल फ्यूल है उस पे उनका डिपेंडेंस है। तो ये एथिक्स को ना एकदम हटा दीजिए, क्योंकि जो डील कर रहे हैं ना, जो डील करने के लिए कह रहे हैं वही सबसे अनएथिकल है, वही लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए कोल इंडिया या जो भी पावर सेक्टर है, इन सबको इसलिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए कि हमारा रिन्यूएबल्स का ज़माना आ गया, सबकी जगह बनेगी, फॉसिल फ्यूल चाहिए ही चाहिए, और सब निकालेंगे, माइंस खोदेंगे और सब निकालने वाले हैं। कोल इंडिया की प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, बिकॉज़ 6% का तो इसका डिविडेंड यील्ड ही है, और इसमें ना आप बहुत ज़्यादा हेवी प्रीमियम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज़ अगर दे देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम में हम फँस सकते हैं जिस प्रॉब्लम में एक समय आरईसी फँसा या पीएफसी फँसा या डिफेंस स्टॉक्स फँसे। क्योंकि एक बड़ा प्राइस अर्निंग मल्टीपल होने के बाद फिर वहाँ से उनका मूवमेंट का बड़ा इश्यू हो सकता है, एंड द सेम प्रॉब्लम कोल इंडिया भी फेस कर सकता है। इस लेवल पे हो सकता है ना करें, बट ये पॉसिबिलिटी है। तो कोल इंडिया जैसी चीज़ों को जो ट्रैक कर सकते हैं उसको टैक्टिकल पोजीशन में ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक में रखने पहले ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपकी 4-5 प्राइस अर्निंग पे ट्रेड होती थी, वो 10 पे भी हो रही है, वो 20 पे भी हो सकती है। वो चांस लेने के लिए टैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन कहीं अगर फँसा और पी करेक्शन शुरू हुआ, तो कहाँ 5 पे ट्रेड होता था और कहाँ 10 और कहाँ 20 जा सकता है, तो करेक्शन भी वैसा ही हो जाएगा। ऑलवेज़ बेयर दैट इन माइंड। जी, आपने इस्तेमाल किया टैक्टिकल और मैंने अपने सवाल में भी इसीलिए टैक्टिकल कहानी ही पूछा था। तो टैक्टिकल कहानी मतलब बन सकती है लेकिन जो बहुत सतर्क और चपल निवेशक हैं उनके लिए। बिल्कुल, सही बात। जी, ठीक है। तो अब यहाँ से अ, थोड़ा-सा हम आगे अब सोने-चांदी को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे दर्शकों के सवालों की तरफ। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो रह गई ना, सबसे इस समय बाज़ार की अहम चीज़ जो है, जिसको आप बाज़ार का बैरोमीटर ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें आप सीधे कहेंगे मुझे नहीं पता। अब बताइए क्या? कौन सा? मतलब वो चीज़ जिसमें आप सीधे-सीधे कह देंगे मुझे नहीं पता है। नहीं, नहीं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ये चार्ट। ये एकदम सिंपल है राजीव जी, इसका चार्ट इतना सिंपल है रीड करना ना, मैं आपको बताता हूँ। आज का डेटा मुझे देख लेने दीजिए। चार्ट तो सिंपल है लेकिन आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि अब ये किधर है। नहीं, 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 लेवल किसी को नहीं पता बाबा। मैं कौन सी खेत की मुर्गी हूँ, किसी को नहीं पता है इसका लेवल। ये मिनट 90 ही अभी भी बना हुआ है। 90 के पहले कुछ भी है नहीं ब्रेंट में। देखिए कुछ समझ में आ जाए तो। है नहीं मतलब ठंडा होने की उम्मीद नहीं है 90 से पहले। नहीं, ब्रेंट को रीड करने के लिए ना हमेशा मैं 2022 चला जाता हूँ और वहां से मैं धीरे धीरे इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ऐसा है कि बहुत उछल कूद ये करता है, तो 2 हफ्ता और देखेंगे राजीव। अगर ये 2 हफ्ता संभाल लिया ना, 110 नहीं क्यों दिखा रहा है? हाँ, हाँ, तो ब्रेंट का ऐसा है कि इसको 2 हफ्ता तो निकालना ही पड़ेगा टाइम पास में, लेकिन अगर आप पीछे जाके देखेंगे ना, तो जिस समय इसका स्पाइक शुरू हुआ था 2022
फरवरी से। तो 3, 4, 5 वही है, 5 से 10 हफ्ता अनसर्टेन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलने लगता है। तो यहाँ पे ब्रेंट में मैं यही लेके चल रहा हूँ राजीव जी, कि 2 बार तो डबल टॉप हो गया है। अब जो भी मामला है वो 119-20 निकलने के बाद का मामला है, उसके पहले कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन अभी तक आप समझिए सिर पे तलवार लटक रही है, वो छूटी नहीं। और ये छूटने के लिए 90 के पहले कोई मेरे पास है भी नहीं कि उसके पहले सेंटीमेंट टर्न नहीं होगा। देखिए बीच में 97 के आस-पास आया था ना, कितना आया था? कितना आया था? एक दिन 23 तारीख को तो बहुत डिप भी हो गया था, 92 के आस-पास भी चला गया था। जी, लेकिन बिल्कुल। क्लोज़ 96 पे ही हुआ, तो वो डिप होके खत्म हो गया, उसके बाद कुछ आया नहीं है। लेकिन बहुत चांस है कि ये स्टेबल होना शुरू हो जाए। बट डबल टॉप का है हमारा 119 के आसपास का, वो निकल जाए, मतलब वो निकल गया तो समझिए कि फिर से सेकंड राउंड का एस्केलेशन और बहुत हेवी एस्केलेशन आ रहा है। जी, मतलब एक तरीके से कहा जाए 119 के आगे बहुत तेज़ खतरा बढ़ेगा, लेकिन 119 भी अगर जाके टिकने लगा, मतलब अभी एक तरह से तो 100-105 लोगों ने मतलब समझ लिया है कि हाँ, इतना अभी चल ही रहा है। लेकिन जैसे-जैसे वो 110 या ऊपर भागेगा तो फिर बाज़ार में बेचैनी और बढ़ जाएगी। बेचैनी थियोरेटिकली बढ़ेगी, बिकॉज़ प्रैक्टिकली बढ़ चुकी है। देखिए रशिया यूक्रेन के समय क्या था कि आपका ब्रेंट अ, बड़ा आपका इंडिकेटर था, लेकिन उस समय आपका ये मिडल ईस्ट गल्फ वाला जो बास्केट है, वो उतना डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा जितना बास्केट अभी डिस्टर्ब हुआ है। तो अभी रियलिटी जो प्राइसेस की है, जो हम देख रहे हैं, वो कुछ और है, और ब्रेंट एक जस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर रह के चला गया है। तो ब्रेंट 120 के निकलने का ऊपर का मतलब है कि फिर हमारा बास्केट 160, 70, 80 वैसे वाले में 200 वाले में ऐसा बास्केट जाने लगेगा। मतलब ये है कि फिर जो तबाही मचेगी हॉर्मज़ या पूरे समंदर में तबाही मचेगी, और वो ठीक बात नहीं होगी, वो बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगा। अभी तक कम से कम ये है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा नहीं रहे हैं। एक जो इज़राइल ने किया और एक ईरान ने किया कतर पे, उसके अलावा तो कम से कम नहीं कर रहे हैं। बट अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हाथ लगा तो फिर क्या है, फिर मतलब बात भी हम क्या ही करेंगे। जी, लेकिन जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि ब्रेंट क्रूड तो अभी चलिए ठीक है 105 पर है, लेकिन इंडियन बास्केट 150 पे चल रहा है। अब हम असल में इंडियन बास्केट पे खरीद रहे हैं या रूस से डिस्काउंटेड खरीद रहे हैं, ईरान से भी थोड़ा डिस्काउंटेड खरीद लिया है। असल में हम किस भाव पर ले रहे हैं, जितना भी ले पा रहे हैं? नहीं, वो तो पता नहीं चलेगा ना, बिकॉज़ रूस ने भी तो बोल दिया है कि मैं अपने दोस्तों को तेल दूँगा, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कितने में दिया। वो तो अच्छी ही बात है। वो नहीं बताएगा। लेकिन ये एस्टीमेट इस बेसिस पे लगाया जा रहा है कि जो गल्फ में जो क्रूड चल रहा है, वो किस लेवल पे चल रहा है, या मान लीजिए कि आप समंदर में चल रहे हैं, आपको बगल से कोई टैंकर पास कर रहा है, जहाँ से आपको दिला रहा है। तो वो आपको 150 में दे रहा है, 160 में, 140 में दे रहा है। तो उस बेसिस पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उतना तो प्राइस पहुँच ही गया है। जी, लेकिन रूस के लिए भी अभी वो जो ताज़ा खबर आई कि भई वो अभी हालाँकि गैसोलीन के बारे में उनकी खबर है, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल, कि उन्होंने 1 अप्रैल से निर्यात बंद कर दिया। हम उनसे गैसोलीन तो ले नहीं रहे हैं, पेट्रोल ले नहीं रहे हैं, हम उनसे क्रूड ले रहे हैं। लेकिन क्रूड में भी उनका जो वेस्टर्न फ्रंट है वहाँ पे यूक्रेन ने हमले किए हैं, तो उनकी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी जो है, वो प्रभावित हो गई है। अब हम पूरब से इंतज़ाम करें, रूस के पूर्वी छोर से वो रीरूट करने में समय लगेगा, वो लंबा भी पड़ सकता है और तमाम मतलब उस पहले जो पश्चिम में तेल पड़ा है उसको वो पूरब ले जाएँ, फँस गया है मामला वहाँ पे थोड़ा-सा। मामला तो गंदा फँसा है ना, बिकॉज़ पेपर पे तो हम 41 देश से इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन स्क्यूनेस है कि 7, 8, 9 देश जो हैं उनसे हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो स्क्यूनेस इतना ज़्यादा है कि अभी तो फँस गया है मामला। तो अब जहाँ से तेल मिलेगा, पहले क्या है अभी बेगर क्या बोलते हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो हमको अभी चूज़ थोड़ी करना है कि तुम हमको 100 पे दोगे कि 150, तेल दे दो भाई, सिंपल सा है। जहाँ से भी तेल दे दो भाई, गैस दे दो भाई, क्योंकि घर बंद हो रहा है। जितने पे भी देगा लेके आएँगे। तो इससे गवर्नमेंट को सीख नहीं मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी। आप देखिएगा, ये खत्म होने दीजिए।
वॉर फुटिंग लेवल पे फिर हमारे यहाँ भी स्टोरेज सिस्टम शुरू होगा, करना ही होगा, बिकॉज मान लीजिए कि 2030 में जाके पता नहीं कब वो अपना क्लाइमेट डील वाला चलने लगता है, उसके बाद भी कुछ होना जाना है नहीं, मैं जानू कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये जो हाल है क्रूड का। तो बनाएंगे अब लोग, अब कैसे बनाएंगे, 3 महीने का बनाएंगे, 6 महीने का बनाएंगे, 5 महीने का बनाएंगे, गवर्नमेंट ओनली नोज, बिकॉज हर चीज का एक कॉस्ट होता है ना, बनाने का एक कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस का दूसरा कॉस्ट होता है, दोनों है। तो कैसे और करेंगे वो उतना पैसा गवर्नमेंट जाने, फँसा के लेकिन रखा आपने, उतना पैसा हाँ, भी तो तो आप वो फँसा के हमको एक रखेंगे। बैलेंस बनाना पड़ता है कि मान लीजिए कि हम किसी चीज को बनाना चाहते हैं, तो बना के रखने का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ऐसा भी होता है ना कि मेंटेनेंस कॉस्ट पे एक रेंटल इनकम बनाया जाए, तो बहुत तरीके हो सकते हैं, और गवर्नमेंट तो इसमें स्मार्ट इनफ है। लेकिन होगा तो पक्का इंतजाम, और जल्दी बहुत तेजी से होगा, बिकॉज गंदे फंसे हैं ना, और एलपीजी लेके तो और बुरे फंसे हैं। तो होगा अब, जो होना था हो गया, यहाँ पे तो फंसे हैं, गवर्नमेंट को जहाँ से मिलेगा खरीदेगा, लाएगी ही। लेकिन ये सेटलमेंट होने के बाद उस पर भी काम होगा, ऑयल डिपो तो बढ़ेंगे हमारे यहाँ।